सेकेंड यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। इसके अंदर आप कौन कौन से पॉइंट पढ़ोगे? 20 मार्क्स की है आपकी ये यूनिट। राजधानी हम बुक पढ़ रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज, पेपर नंबर 4। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट इसमें है आपका क्या क्या पढ़ोगे आप? कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया देन एंड नाउ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है पॉलिसीज एक्ट एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट, क्लास, कास्ट, ट्राइब, रिलीजियन, लैंग्वेज एंड जेंडर। इसमें आप फोर्थ पॉइंट पढ़ोगे रिजर्वेशन एज एन एलिग्रेशंस पॉलिसी। फिफ्थ पॉइंट पढ़ोगे इक्वालिटी एंड जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंशियल स्कूल सिस्टम एंड आइडिया ऑफ कॉमन नेबरहुड स्कूल। ठीक है, 20 मार्क्स की आपकी क्या है ये यूनिट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया देन एंड नाउ। स्वतंत्र भारत का संवैधानिक दर्शय तब और अब, उस टाइम का और एट प्रेजेंट के टाइम का क्या क्या दे रखा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्वतंत्र भारत में संवैधानिक दर्शय तब और अब पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यानी कि उस टाइम का, यानी कि आपका पहला क्या और अब का क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दर्शय है। स्वतंत्र भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय हमारा कोई संविधान नहीं था। हमारा संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1949 को बनाया गया और 26 नवंबर 1949 को बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। तो हमें उस टाइम से लेकर अब तक की सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। इसमें क्या है, संविधान में देश की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में व्यवस्था की गई है। आजादी के 75 साल बाद इसमें काफी बदलाव हो चुका है। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम थी उसका जो दर्शय था वह 1950 से लेकर आज तक के टाइम तक का इन्होंने क्या है 2000 तक के टाइम का इसमें प्रस्तुत कर रखा है। यानी कि उस टाइम से लेकर आज तक जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था थी उसके आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय संविधान में 1950 से 2000 तक की कौन कौन सी नीतियां बनाई गई। तो सबसे पहले तो 1950 से 1964 तक शिक्षा की प्रोग्रेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग जो 1964 में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे जो 1968 में बनी। उसके बाद बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ेंगे और 165वें कानून आयोग की रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है 1950 से 1964 तक शिक्षा की प्रगति। संविधान लागू होने के बाद 1951 से 1952 तक कोई भी योजना स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र को योजना का एक भाग माना गया था, लेकिन एक्चुअल में जो शिक्षा के लिए कोई सही ठोस कदम नहीं उठाया गया था। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की और उसने 16 वर्षीय प्रणाली के रूप में स्वीकृत किया गया और बहुउद्देशीय विद्यालय परीक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम शामिल थे। इन्होंने 1952 में क्या है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिन्होंने क्या है शिक्षा के लिए प्लानिंग बनाई। दूसरा, बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गए, जो भी आपका एग्जाम सिस्टम है उसमें और जो टीचर के ट्रेनिंग प्रोग्राम है इससे रिलेटेड कार्यक्रम इसके अंदर शामिल किए गए। उसके बाद आया हमारा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964 में शिक्षा के विकास के लिए लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा के सांकेतिक एकीकृत और पर्याप्त व्यवस्था के लिए पूरे शिक्षा के लिए सर्वेक्षण करने की जांच करने आवश्यक समझा। इसके लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, 1964 में कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई, जिसमें क्या था ये देखना था कि जो हमारी शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य क्या था, जो हमारी शिक्षा है उसकी जांच करना था।
ठीक है, कि जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है। यानी कि जो भी कमीशन आए वो कुछ न कुछ पुरानी जो नीति थी उसमें कुछ न कुछ सुधार करने के लिए बनाए गए। तो उसमें कुछ जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो कुछ कमियां थी उनको कोठारी कमीशन जो आया उसने जो नीतियां बनाई उनसे पूरी करने की कोशिश की गई। उसके बाद आई हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई। जो क्या थी हमारी, किसने दी थी उस टाइम पे, जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है यहाँ पर संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने जैसे टॉपिकों को इसके अंदर शामिल किया गया। इसका मेन उद्देश्य जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, और अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली लागू हो रखी है। ठीक है, तो 1968 में पहली जो नीति बनी उसका मुख्य उद्देश्य है अपने नेशन की प्रोग्रेस करना, आम नागरिक को अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति क्या है एकता की भावना को मजबूत करना। उसके बाद आया आपका बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति। ठीक है, 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी। फिर इसमें भी कुछ क्या है कमियां नजर आई, तो 1974 में 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को इस विश्वास पर एक राष्ट्रीय नीति और लेके आए, नेशनल पॉलिसी 1974 लेके आए, जिसमें क्या था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने की कोशिश की गई। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट थी उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसियां हैं, जो भी कार्यक्रम है और जो भी प्लानिंग है उनसे रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में समानता पर बल दिया गया। यद्यपि कोठारी आयोग ने भी इसके कुछ सुझाव दिए थे, परंतु इसमें स्पष्ट कहा गया कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति में प्रजातंत्र की सफलता के लिए व शैक्षणिक समानता के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब क्या थी, पहली राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनी। उसके बाद जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी बनी वो बनी 1986 में। इसने क्या किया, जो कोठारी कमीशन था जो पहले वाली थी इनकी जो कमियां रह गई थी उनको देखो, जो भी नई पॉलिसी आई ना उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्यों बनी नई पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी में कोई कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए ही नई पॉलिसी को बनाया गया। ठीक है, तो 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में समानता पर बल दिया गया। ठीक है, और विशेष प्रयास किए गए सामाजिक न्याय के प्रति भी, और एजुकेशन क्या है सबके लिए एक समान है, इस टॉपिक पर यहाँ पर बात की गई। और जो हमारा उसके बाद आई 1998 में 165वें कानून आयोग की रिपोर्ट, संशोधन प्रक्रिया बिना निःशुल्क कोड, यानी कि उसके बाद जो 1998 में एक और पॉलिसी आई उसका मेन ऑब्जेक्टिव था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। यानी कि पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई और ये तब से चालू की गई। ठीक है, तो हमारी 1950 से लेकर 2000 तक क्या क्या आया, एक तो 1950 से 1964 में एक शिक्षा की प्रोग्रेस में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। दूसरी कोठारी आयोग जो 1964 में आया। पहली शिक्षा नीति, पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई। उसके बाद एक नेशनल पॉलिसी बनाई 1974 में, जिसका मेन फोकस क्या था, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर था। 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई जिसका मेन फोकस क्या था, एजुकेशन के लिए जो समानता है वो सबके लिए समान है, यानी कि एजुकेशन का राइट सबके लिए एक समान है। उसके बाद 1998 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को लागू किया गया। देखो भाई एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ, जो पहले वाली थी 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसका क्या था भाई, इसका मेन उद्देश्य था एक तो विद्यालयों के, उस टाइम पे भाई अंग्रेज थे तो हमारे यहाँ पे इतने स्कूल नहीं थे, स्कूलों का निर्माण करना, जो कैसे पेपर लेने हैं ये सिस्टम, टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है इसके ऊपर फोकस था। कोठारी आयोग का फोकस था भाई किसके ऊपर, कि राष्ट्रीय शिक्षा को एकीकृत कर दिया जाए और पर्याप्त व्यवस्था के लिए सरकार पूरी शिक्षा क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण करे और जांच करे। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको एकीकृत कर दिया जाए, यानी कि मिला दिया जाए। ठीक है, और उसकी पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि सब तक क्या है, आम इंसान तक शिक्षा पहुंच सके। 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी, उसने क्या था, नागरिकता और संस्कृति की भावना को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर बल दिया। राष्ट्रीय नीति 1974 ने चाइल्ड डेवलपमेंट की नीतियों पर और कार्यक्रम और योजनाओं पर प्रकाश डाला। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति
ठीक है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, जिसमें क्या है, सबको एक समान शिक्षा देने की बात की गई। और जो एक रिपोर्ट थी 1998 में, उसमें क्या दिया गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। दोनों को क्लियर है, नेहा और आरती? यस मैम। ठीक है, एक बार पानी पी लो बेटे। ठीक है, अब तो हमने सिर्फ 2000 तक पढ़ा था। अब हमारा 2000 से लेकर अब तक, अब क्या है कि शताब्दी शुरू होगी, उससे लेकर आज तक के टाइम में क्या क्या सुधार हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है भाई, अब तक जो भारतीय संविधान में है उसने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये तो था सिर्फ पुरानी बातें जो हमारी, अब हमारी प्रेजेंट टाइम की बातें को लेकर क्या क्या किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार 2009 में राइट टू एजुकेशन RTE 2009 की स्थापना की गई। इसके तहत सब बच्चों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शिक्षा का अधिकार एवं समानता का अधिकार। इसमें क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की गई। और मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया, जो शेड्यूल 21A के अंदर यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद बात आई आपकी सर्व शिक्षा अभियान की। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान मिशन शुरू किया गया, जिसमें क्या है, शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों की मानव क्षमताओं में सुधार के अवसर प्रदान किए गए। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, कि सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बनाया गया, जिसमें आपकी 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक विभिन्न स्तरों पर सुधार करना था। इसका उद्देश्य है प्रत्येक क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय होना जरूरी था, और प्रत्येक 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में आपका जो प्राइमरी स्कूल होना वो अनिवार्य था। उसके बाद 2005 में क्या था, आपके कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो वंचित समुदाय की लड़कियां हैं उनकी पहुंच और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। उसके बाद आया आपका मिड डे मील। ठीक है, कि बच्चों को पौष्टिक और संतुलित आहार देने के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको दोपहर का भोजन स्कूल में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और दोपहर का भोजन भी निःशुल्क उनको दिया जाएगा। और उसके बाद अब NEP 2020 आ गया है, जिसमें उसने क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट चूज करने से रिलेटेड। और एक और बात, थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला उन्होंने बना दिया है, संस्कृत को वो कर दिया, यानी कि अब जो 2020 है इसका मेन फोकस इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर, कि प्राचीन भारत में जिस तरीके से पढ़ाई जाती थी तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने संस्कृत को आज के टाइम पे क्या कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से बता रही हूँ, 2000 से लेकर अब एक तो शिक्षा का अधिकार आया, जिसको RTE एक्ट 2009 शामिल किया गया। उसके बाद शिक्षा का अधिकार एवं समानता का अधिकार, इसको क्या है, मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया गया। और शेड्यूल 21A के अंदर आपका शिक्षा का अधिकार आपके मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया गया। फिर सर्व शिक्षा अभियान आया। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसमें ये बोला गया कि प्रत्येक 5 किलोमीटर के अंदर एक +2 तक का स्कूल होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर आपका 10वीं तक का स्कूल होना चाहिए, और 1 किलोमीटर के अंदर आपका प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, ताकि जो वंचित समुदाय की लड़कियां हैं उनको क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन मिल सके। उसके बाद मिड डे मील, ठीक है, कि बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल में ही कराया जाएगा। और फिर आ गई आपकी NEP 2020, ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य है इंडियन नॉलेज सिस्टम को फिर से शुरू करना है, संस्कृत भाषा को लागू करना है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल विजन फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया से लेकर अब तक का। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आता है आपका, हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। 16 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, 17 में भी आया हुआ है। ठीक है, राज कहाँ पे गायब हो गए थे? मैम पता नहीं कैसे। देखो भाई, अब है भारतीय संविधान का संस्कृत परिचय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताना है। अब आप देखोगे तो जो हमारा भारत का संविधान है वह वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन में है। ठीक है, ये एक भारी भरकम पुस्तक है, जिसमें हमारे
सारे एस्पेक्ट को इसके अंदर कवर किया गया है। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास कोई संविधान नहीं था। फिर हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 उसके बाद है हमारा ये नवंबर में जाकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 42वें संशोधन की प्रस्तावना में संशोधन करके सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को भी अंकित इसमें किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद समय समय पर क्या है, इसमें संशोधन होते रहे हैं। संशोधन का मतलब ये मतलब कुछ नई चीजों को इसके अंदर हम ऐड करते रहे हैं। ठीक है, तो 42वें संशोधन के द्वारा इसमें जो 42 अमेंडमेंट हुआ उसमें सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म शब्द को भी अंकित किया गया। ठीक है, समाजवाद को और सेकुलर, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई धर्म जाति ये नहीं माना गया कि हम सेकुलर है, हमारा देश किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, सब धर्मों के लोग यहाँ पर बराबर है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा से रिलेटेड भी कुछ अधिकार, कुछ हमारे मौलिक अधिकार यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। उसके बाद जितने भी स्टेट हैं, उसके बाद जितने भी हमारे स्टेट हैं और जो भी हमारा क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको बोलते हो, उसके बारे में भी हमारे संविधान में लिखा गया है। हमारे संविधान में क्या है, 1 से लेकर 395 धाराएं और 22 शेड्यूल तक ये बटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या क्या बताया गया है, राष्ट्रपति संघ की, यानी कि नमस्ते बेटे, पेज नंबर 14 बेटा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद इसमें समय समय पर क्या है कुछ संशोधन होते रहे। संविधान के अनुच्छेद 41 एक यह निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद की भी गठन की जाएगी। ठीक है, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति भी कार्यपालिका के प्रधान के तौर पर होगी। यानी कि उन्होंने बताया कि जो भारत का जो सिस्टम है किस तरीके से ये चलेगा। पहले तो क्या है हमारा पंचायती राज, उसने हमारा जो राज करने का जो सिस्टम था उसको भी 3 तरीके से बताया। पहले आपकी पंचायती राज, उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 3। और ये बताया गया कि हरेक जो राज्य होगा उसमें एक क्या होएगा, राज्यपाल होएगा जिसको आप कार्यपालिका का प्रधान मानेंगे, और परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही रहेगी। यानी कि ऑलमोस्ट जितनी पावर है वो किसके हाथ में रहेंगी, वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री उसके हाथ में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके मंत्री परिषद की घटना के लिए स्वीकृति कौन देगा, राज्यपाल देगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में विधायी शक्ति संसद तथा राज्य विधानसभाओं में विभाजित की गई है। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को प्राप्त है, यानी कि जब चाहे उसमें कुछ संशोधन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 से 10 तक शेड्यूल है। एक अपेंडिक्स है जिसमें वह आदेश है जिसके द्वारा संविधान में जम्मू एंड कश्मीर पर लागू किया गया। ठीक है, पहले धारा 370 आती थी जम्मू एंड कश्मीर में, अब फिर उसको 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया था, जिसमें क्या थी धारा 370 क्या थी, एक स्पेशल राइट उनको प्राप्त था। ठीक है, उस स्पेशल राइट को उन्होंने खत्म कर दिया और भारत का एक हिस्सा को घोषित कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये इतना आपको संविधान के बारे में लिखना है। वैसे तो हमारा संविधान बहुत बड़ा है, लिखने को तो आप 20 नंबर का क्वेश्चन उस पर बना सकते हो, लेकिन आपके 20 नंबर के नहीं, आपका मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आना, 5 का आना होगा और 8 नंबर का आना होगा। ठीक है, तो 8 नंबर में उसके अकॉर्डिंग आप याद करोगे। ठीक है, तो इसमें लिखने को बहुत कुछ है। तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ समझ आया? Yes, ma'am. पेज नंबर 14 है प्रधान। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो प्रीएम्बलम बताया गया है, प्रीएम्बलम है भारतीय संविधान की है। ठीक है, और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर बताना है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और
काफी हद तक भारत सरकार 1935 से यह प्रभावित था और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लिखित एवं विस्तृत संविधान है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ल्ड का नंबर 1 पे आता है हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में इसको बांटा गया है। उसके बाद आज तक 93 संशोधन इसमें हो चुके हैं, यानी कि 93 बातों को और इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद है प्रस्तावना, एक प्रीएम्बलम भी दे रखा है हमारा ये शुरू होने से पहले। ठीक है, संविधान के बारे में पढ़ने से पहले आपको प्रीएम्बलम प्रस्तावना के बारे में पढ़ना पड़ता है। इस प्रस्तावना में संविधान के मुख्य क्या लक्ष्य हैं, क्या विचारधारा है और क्या हमारे राज्य के उत्तरदायित्व हैं, ये सारी चीजें इसमें वर्णित है। उसके बाद है थर्ड, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। तो भारतीय संविधान में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। एक भारतीय संविधान का मेन उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि भारत ने इतने सालों तक गुलामी जी है, तो अब उन्हें क्या है? लोकतंत्र की, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। ठीक है, समाजवादी किसी भी धर्म को ना तो छोटा माना जाएगा और ना ही बड़ा माना जाएगा, सब धर्मों को समान माना जाएगा। उसके बाद जनता का अपना संविधान, जनता अपना मंत्री खुद चुनेगी। ठीक है, जनता का ही अपना संविधान इसके ऊपर लागू होगा। उसके बाद हम भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करते हैं अपनी इस संविधान सभा अनेक स्रोतों से किया हुआ संविधान। अब क्या है भाई, जो हमारा संविधान है वह किसी एक देश से मेल नहीं खाता, उसने अनेक देशों से लिया गया है। कुछ चीजें कहीं से अच्छी लगी, कुछ चीजें कहीं से अच्छी लगी, तो वहां से उन चीजों को उठा के डाल दिया गया। जैसे संसद का जो शासन सिस्टम है, ठीक है, संसद की जो भी कार्य प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, और जो यूनियन टेरिटरीज की जो अंदर बात आएगी वो अमेरिका से ली गई है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन वे हमारे आयरलैंड से स्थापित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारत का संविधान है इसमें एक नहीं अनेक उनको शामिल किया गया है। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। जो भारतीय संविधान है, एक विशेषता यह है कि देश का सर्वोच्च कानून है ये, यहाँ पर कोई कानून इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। सरकार के सभी अंगों को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। उसके बाद है लचीला और कठोर संविधान, कठोर भी है और कहीं कहीं पर लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, यानी कि जहां पर हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है हम वहां पर इसको उठा के देख सकते हैं और अमेंडमेंट के लिए बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 14 से लेकर 32 तक कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, जो इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अधिकारों को लागू करने में सरकार का क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं मौलिक अधिकार के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें बताया गया जिस प्रकार हमारे कुछ अधिकार हैं वैसे ही हमारे देश के प्रति हमारा देशभक्ति की भावना के लिए उनमें क्या मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे। ठीक है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य नीति, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान के चौथे भाग में शेड्यूल 36 से 51 तक दिए गए कुछ रखे गए ताकि वे उनके अनुसार अपनी नीति का निर्माण कर सके और जनता की भलाई कर सके, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ताकि वे नियमों के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर सके, राज्य सरकार और संविधान के कुछ आदर्श रखे गए हैं ताकि उनके अनुसार अपनी नीति का निर्माण वे कर सके। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका जो न्याय सिस्टम रहेगा वो आजाद रहेगा। ठीक है, स्वतंत्र रहेगा। मान लीजिए सरकार या किसी और के मध्य झगड़ा हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक होती है, उसे संविधान में उन सब बातों का वर्णन किया जाता है।
ठीक है, उसके बाद आता आपका वोटिंग राइट। ठीक है, वोटिंग राइट भी हमारा संविधान हमें देता है। और उसके बाद जो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत थी, उसको भी समाप्त किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना, प्रीएम्बलम भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, ये चीजें अभी हमने पढ़ी। तो क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो भारतीय संविधान के बारे में बताना है, फिर इसकी विशेषताओं में बताना है कि ये हमारा लिखित है और बहुत बड़ा संविधान है। प्रीएम्बलम प्रस्तावना इसके अंदर दी गई है। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। उसके बाद क्या है? जनता का अपना संविधान होगा। संविधान क्या है? सर्वोच्च है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लचीला और कठोर संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय नीति के निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका, वोटिंग राइट और छुआछूत की समाप्ति। तो ये था आपका संविधान को क्या माना गया है? भारतीय संविधान प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। ये वाला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? फिर कुछ समझ में आया है, नहीं आया? यस मैम आया। ठीक है, तो उसके बाद आपका संविधान और शिक्षा। आरती जरा पढ़ दे बेटा एक बार। भाई बेटा पता है? स्तर का विवेचन कीजिए। उत्तर है शिक्षा संबंधी सूचियां। भारतीय संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से संबंधित कर्तव्यों तथा दायित्वों का उल्लेख विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि वे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा संबंधी कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी। जैसा कि सर्वविदित है, भारत में संघीय संस्थाएं गई है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस बंटवारे के कारण शक्ति से संबंधित 3 मुख्य सूचियों का निर्माण हुआ, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची के अंतर्गत जिन विषयों को चिन्हित किया गया है, उन विषयों पर तथा उनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। कुछ संस्थाएं देश में ऐसी भी थी जिनका स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अपना अस्तित्व था। वे संस्थाएं थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा वे विश्वविद्यालय जो कि भाग 371 ई आर्टिकल 371 ई के अंतर्गत स्थापित किए गए तथा दूसरे अन्य संस्थान जो कि विधानसभा द्वारा कानून बना के घोषित किए गए, सभी राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। उन संस्थाओं का उल्लेख एंट्री 63 केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट में मिलता है। इसके बाद कई और विश्वविद्यालय जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विधानसभा द्वारा इसी नियम के तहत स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त वे सभी वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थाएं जो पूर्ण या आंशिक रूप से भारत सरकार के पैसे से चलती हैं, उन्हें विधानसभा के कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में तब्दील कर दिया गया। विधानसभा द्वारा इसी प्रविष्ट के अंतर्गत कई और सूचना तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की गई है। फर्स्ट एंट्री 65 के अंतर्गत चालू की गई संयुक्त संस्थाएं निम्नलिखित हैं। विशेष अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र, जुर्म को जांचने के लिए तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता के लिए संस्थाएं, पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं, व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं। फिर है एंट्री 66 के अंतर्गत शुरू की गई संयुक्त संस्थाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में तालमेल, ऊपर स्तर निश्चित करना। सेकंड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना करना आदि। एंट्री 67 के अंतर्गत शुरू की गई संयुक्त संस्थाएं निम्नलिखित हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक चिन्ह या स्मारक और उनका इतिहास तथा प्राचीन वस्तुओं की विधा और शेष, जिसे कि विधान सभा द्वारा पारित किए गए कानून द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। सेकंड है राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय आते हैं, उन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इस सूची में जिन विषयों का जिक्र किया गया है, वे स्थानीय हितों से संबंधित हैं। एंट्री 11 शिक्षा में शामिल हैं वे विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65, 66 के अंतर्गत समवर्ती सूची के तहत बनाए गए हैं। समवर्ती सूची। एंट्री 25 शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैविक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65, 66 के तहत स्थापित हुई व्यावसायिक तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण सहित।
एंट्री 26 के अनुसार कानूनी चिकित्सक संबंधी शिक्षा तथा दूसरे व्यवसाय राज्य विधानसभा एंट्री 25 के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करती है, लेकिन ये दर्शाई गई यूनियन सूची की प्रविष्टियों के द्वारा भी नियमित की जाती है। इसलिए राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संयुक्त सरकार को संविधान की धाराओं को स्पष्ट करना जरूरी है। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर आधारित कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। केंद्रीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को समान रूप से है। वैधानिक ताकतों का ये प्रतिकरण प्रत्येक सूची में सम्मिलित विषयों की प्रकृति के आधार पर किया गया है। पहली सूची में राष्ट्र हितों से संबंधित विषय आते हैं, दूसरी सूची में वे विषय आते हैं जो स्थानीय हितों से संबंधित हैं तथा तीसरी सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिनके लिए समस्त संघ में एक रूपता होने की आवश्यकता तो है परंतु अनिवार्यता नहीं। इसलिए उन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार को समान रूप से दिया गया है। शिक्षा का विषय ऐसे ही विषय अतः वर्तमान में ये समवर्ती सूची में शामिल है। देखो बेटा, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में है हमारी शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या स्तर बताए गए हैं। ठीक है, शिक्षा में समवर्ती स्तर की विवेचना कीजिए। तो शिक्षा संबंधी सूचना हमारी जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सरकार ने अलग अलग लेवल पर शिक्षा के बारे में बात की गई है, जिसमें हमारे क्या क्या एजुकेशन के क्या क्या हमारे राइट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह स्टेट लेवल पर, ठीक है, सेंटर लेवल पर और जो लोकल लेवल पर है उससे संबंधित शिक्षा के जितने भी कार्य हैं उनको व्यवहारिक रूप देना, यानी कि उसका बंटवारा करना कि स्टेट लेवल पर सरकार के क्या क्या काम है जो शिक्षा से संबंधित उनको करने हैं, सेंटर लेवल पर कौन कौन से काम है जो शिक्षा से रिलेटेड उनको करने हैं, और लोकल लेवल पर भी क्या है, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उनको सहयोग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे बंटवारे से शक्ति से संबंधित 3 सूचियों का निर्माण किया गया। पहली सूची बनाई गई हमारी सेंटर लिस्ट, दूसरी बनाई गई हमारी स्टेट लिस्ट और तीसरी बनाई गई हमारी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जिसको आप समवर्ती सूची बोलते हैं। सेंटर लिस्ट में क्या था, उन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया जो उससे संबंधित कानून बनाने के लिए का अधिकार था। देखो, कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो हमारी क्या थी, स्वतंत्रता से पहले की थी, जैसे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हो गई। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियां पहले से ही विद्यमान थी, तो इनको क्या है आपका सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट में इनको शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या थी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसको विधानसभा द्वारा नियम के तहत स्थापित किया गया और इसको भी क्या है आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। एंट्री 64 यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद क्या है, आपकी कुछ संयुक्त संस्थाएं दी गई विशेष अध्ययन के लिए, जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी और हमारे साइंस से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, पुलिस ट्रेनिंग जितने भी इंस्टीट्यूट है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रशिक्षण संस्थाएं जितनी हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर लाई गई, आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर शामिल की गई। उसके बाद जो हमारी यूजीसी है, यूनियन ग्रांट कमीशन, जिसके अंदर आपके जितने भी कॉलेजेस हैं वो आते हैं। उच्च शिक्षा में आपको कोई भी रिसर्च करनी है तो ये सारे के सारे आपके यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए। यूनियन लिस्ट में शामिल करने का मतलब इनकी देखरेख जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंट्री 67 में कुछ ऐतिहासिक चिन्ह और स्मारक चिन्ह का इतिहास और प्राचीन वस्तुओं की विधा और शेष जिसमें विधान द्वारा प्रचलित कानून एवं राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसमें 67 में इनके एंट्री में क्या बताया गया, कुछ ऐतिहासिक चिन्ह और स्मारकों को भी इसके अंदर लिया गया। ठीक है, उसके बाद आती तो ये थी आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में उन चीजों को शामिल किया गया। ठीक है, यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, जो पहले से स्वतंत्रता से पहले से जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उन सब चीजों को यहाँ पर
शामिल किया गया। ठीक है, उसके साथ जितने भी हमारे ट्रेनिंग हो गए, जैसे हमें पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देनी है, आर्मी को ट्रेनिंग देनी, तो ये सारे के सारी चीजें यूनियन के अंदर ही आएंगी। और यूनियन लिस्ट में आने का मतलब ये होगा कि उनकी जो भी देख रेख है, उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर लगाना है या जो भी इनकम होगी, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर आती है हमारी, इसमें स्टेट लिस्ट में वे सब्जेक्ट या उनसे रिलेटेड कानून बनाना स्टेट के हाथ में होता है। इस सूची में उन विषयों का जिक्र किया जाता है जो स्थानीय हितों से संबंधित होते हैं। इसमें जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, यानी कि स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब जैसे मैं हरियाणा में देखती हूँ, तो हरियाणा में हमारी जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी होगी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका सारा का सारा देख रेख कौन करेगी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऐसे क्या है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी होगी, सीआरएसयू होगी, गुरुग्राम, ये सारी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके सारे फाइनेंस से रिलेटेड या जितने भी जो भी नियम कानून है वो स्टेट देखेगी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट देखेगी उसका। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका जितना भी देखरेख का काम है, उसका ऑलमोस्ट किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया स्टेट यूनिवर्सिटी में? धारा 63, 64, 65 और 66 के तहत जितने भी टॉपिक आते हैं, उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया। और ये टॉपिक शायद आपको आगे एक्सप्लेन भी कर रखे होंगे। उसके बाद आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या है? इसमें आपकी एंट्री 25 शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैविक शिक्षा और विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65 और 66 के तहत बनाए गए हैं, उनमें ये सारी चीजें। इसके साथ क्या क्या बताया गया है? शिक्षा और दूसरे व्यवसाय को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जितने भी हमारे कॉलेजेस आते हैं, उनकी स्थापना करना, सरकार का एंट्री यहाँ पर ये है बेटा कि मान लो जो हमारा संविधान बना ना, तो आपको जैसे हम लिखते हैं ना .2, .3, .5, तो आप एंट्री 25 पे देखोगे तो आपको संविधान में ये चीजें मिलेंगी वहां पे। ठीक है, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है वो संविधान में उसकी एंट्री 25 वाले नंबर पे हुई मिलेगी। पार्ट बांटे गए ना, तो उसमें ये एंट्री है यहाँ पे। जैसे किसी में आपको एंट्री 63 लिखा गया है, किसी में एंट्री 64 लिखा गया है। अब आप मान लो आप अपने कोई भी टॉपिक बनाते हो, कोई भी नोट्स बनाते हो, तो उसमें आप क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट को नंबरिंग डाल के, कुछ बच्चे तो क्या है ऐसे एरो डाल के कर लेंगे, ये हो गया। कुछ बच्चे क्या है पॉइंट के तौर पे नोट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट के तौर पे ही हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। समझ में आ गया प्रधान? अब उसके बाद है हमारी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत जो विषय आते हैं, उन विषयों पर आधारित कानून बनाने का अधिकार, यानी कि राज्य सूची और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कानून बनाने का। कंकरेंट लिस्ट के बारे में तो इसने कुछ ज्यादा बताया ही नहीं। राज्य विधानसभा के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करती है, लेकिन दर्शाई गई यूनियन लिस्ट की सूची के द्वारा भी नियमित की जाती है। इसमें जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्थापित करने और संयुक्त सरकार की संविधान की धाराओं को स्पष्ट करना जरूरी है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की स्थापना करनी है, तो उसमें हमारी संयुक्त सरकार यानी कि स्टेट की भी और जो हमारी सेंटर की भी हैं, उन दोनों सरकार में जो जो धाराएं बनाई गई हैं उन सबको यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आएंगे जो आपके राज्य से रिलेटेड है, सारे कानून राज्य से रिलेटेड राज्य सूची के अंदर आएंगे, सेंटर से रिलेटेड सारे वे आएंगे, और कंकरेंट लिस्ट में सारे वे बता दिए जो दोनों जगह आ रहे हैं आपके। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। प्रधान समझ में आ गया बेटे? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिक्षा की समसामयिक स्थिति यानी कि करंट सिचुएशन कैसी है हमारी शिक्षा की, उसके आधार पर हमें यहाँ पे बातें करनी है। ठीक है, तो करंट सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं। करंट में क्या क्या दिया गया भाई, एक बार पढ़ना आरती इसको। ओके मैम।
करंट सिचुएशन 27 अगस्त 2009 को भारत का राजपत्र जारी करके शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। इसे शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसने राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने का लक्ष्य सामने रखा, सामूहिक नागरिक एवं संस्कृति की भावना में इजाफा किया और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान की। इसने शिक्षा व्यवस्था की आमूल संरचना तथा सभी स्तरों पर इसके स्तर में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया तथा विज्ञान एवं तकनीकी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने एवं शिक्षा और लोगों के जीवन के बीच करीबी रिश्ता कायम रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। संभवतः सबसे उल्लेखनीय प्रगति देश भर में शिक्षा की एक सामूहिक संरचना की स्वीकृति तथा अधिकतर राज्यों द्वारा 10+2+3 पद्धति की शुरुआत की है। स्नातक पूर्व स्तर पर पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की दिशा में भी ये शुरुआत हुई। स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध के लिए उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई। हालांकि ये सभी उपलब्धियां अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस राष्ट्रीय नीति में अंतर्निहित सामान्य प्रतिपादन क्रियान्वयन की एक विस्तृत योजना में तब्दील नहीं हो पाई। नतीजा ये हुआ कि वर्षों तक कायम रही अतिरिक्त योग्यता संख्या उपयोगिता तथा वित्तीय लागत जैसी समस्याएं अब काफी व्यापक हो चुकी हैं, जिनका समाधान तत्काल ही किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। युवा जनसंख्या आधार के दबाव का सामना करने तथा जनसांख्यिकी लाभांश के फायदों को हासिल करने के लिए 1986 में एक नई समिति का गठन किया गया। हमारी राष्ट्रीय सोच के अंतर्गत शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। ये हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास का आधार है। शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति विकसित करती है। शिक्षा वह आधार है जिसमें शोध एवं विकास पल्लवित होता है और वह राष्ट्रीय निर्भरता की अंतिम गारंटी है। संक्षेप में शिक्षा वर्तमान और भविष्य का एक अनोखा निवेश है। यह आधारभूत सिद्धांत शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का मूल तत्व है। शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के विचार का मतलब ये हुआ कि एक दिए गए स्तर तक सभी विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय, स्थान या लिंग के हो, समान स्तर की शिक्षा तक उनकी पहुंच होगी। इसे हासिल करने के लिए सरकार समुचित विविध कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। सामान्य रूप में उच्चतर शिक्षा तथा विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के संबंध में समान अपेक्षित योग्यता वाले हर भारतीय को, चाहे उसका उद्गम कहीं से भी हो, समान अवसर मुहैया कराकर अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता कायम करने के लिए एक कदम उठाए गए। हमें विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा वाले अन्य संस्थानों के विश्व स्तरीय चरित्र को समझना होगा। शोध एवं विकास शिक्षा विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में देश के विभिन्न संस्थानों के बीच नेटवर्क व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष उपाय किए गए, ताकि उनके संसाधनों का एकीकरण किया जा सके और राष्ट्रीय महत्व संसाधनों का एकीकरण किया जा सके और राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जिन संस्थाओं को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मजबूत किया गया वह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सक परिषद। ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर शिक्षा नीति लागू करने से संबंध है। आने वाले दशकों में जीवन बहुत कुछ अभिभूत लेकर आने वाला है। इस नए वातावरण का फायदा उठाने में सक्षम होने के लिए लोगों को मानव संसाधन विकास की नई परिकल्पनाओं की जरूरत होगी। युवा पीढ़ी में निरंतरता एवं रचनात्मकता के साथ नए विचारों के अभ्यंतर की क्षमता है। उन्हें मानवीय एवं ज्ञान मूल्यों के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता से ओतप्रोत कर देना होगा। ये सब बेहतर शिक्षा में अंतर्निहित है। वस्तुतः भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रति भी उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। ये सर्वविदित तथ्य है कि जीवन के बेहतर अवसरों तक पहुंचने के लिए शिक्षा बहुत ही निर्णायक एवं सकारात्मक भूमिका निभाती है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र हाल के वर्षों में एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। आप और हम तेजी के साथ प्रगति पथ पर भी तभी अग्रसर होंगे जो बदलते हुए समय एवं परिस्थितियों के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, अपने को नई नई चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाएंगे। हमारे देश में युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है जो एक लंबे समय के लिए एक बेहद समृद्ध संसाधन साबित हो सकता है, लेकिन चुनौती यह है कि इस बड़ी आबादी को इस वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा दिए जा रहे अवसरों के अनुरूप ढालते हुए किस प्रकार से एक कुशल मानव शक्ति के रूप में विकसित किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधियों से ये सुनिश्चित हो गया है कि विशिष्ट शिक्षा को मिलने वाला महत्व उपमहाद्वीप के न्यूनतम आय वर्ग तक पहुंच गया है। शिक्षा को
महज खानापूर्ति के स्थान पर वास्तविक बनाने पर अधिक बल देना होगा। शिक्षा विकास की अनिवार्यता शर्त है और सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है। ऐसी व्यवस्था में निजीकरण मात्र एक उपाय है, जिसे कतिपय दिशा निर्देशों के द्वारा लागू करना चाहिए। यह प्रक्रिया समाजोपयोगी के साथ साथ शिक्षा को मूल्य प्रभावी भी बनाएगी, लेकिन निजी क्षेत्र में शिक्षा को पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की मनमानी पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन पर निरंतर सरकारी नियंत्रण एवं निगरानी भी अत्यंत आवश्यक है। देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों के समुचित संरक्षण, शिक्षा एवं विकास पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं, बल्कि भविष्य में उन्हीं के कंधों पर देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं राजनयिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। बच्चों की शिक्षा पर बल देना प्रत्येक परिवार व देश का दायित्व है। देखो बेटा, इसमें क्या लिखना है आपको, भारत में शिक्षा की करंट सिचुएशन क्या है, यानी कि करंट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं हमारे शिक्षा को लेकर, तो उसके बारे में सारा हमने यहाँ पर बताना है। जैसे अभी आरती ने भी आपको पढ़ के सुनाया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो जो पॉलिसीज बनाई उनके नाम लिखने हैं आपको। एक तो क्या है, 2009 में RTE, राइट टू एजुकेशन बनाया गया, ठीक है। इसका भी क्या था, एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए था। और एट प्रेजेंट में देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की तरफ क्या कर रहा है कि बच्चों को हम बिना किसी फीस के पढ़ाएंगे। ये तो गवर्नमेंट स्कूल में था, लेकिन जब अब RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन होते हैं, जिसमें 20% कोटा किनका होता है, गरीब परिवार के बच्चों का होता है, ठीक है, कि RTE के तहत उनका एडमिशन होएगा और वो प्राइवेट स्कूलों में भी निःशुल्क पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो RTE का तो क्या था हमारा, ये शिक्षा से संबंधित क्या था कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, पहली से लेकर यानी कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को, ये था सिर्फ सरकारी में, ठीक है। अब क्या माना गया है, धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार आते गए और फिर हमारी जो कि हमें एक स्ट्रक्चर भी बनाना है पढ़ाई का कि क्या सिस्टम फॉलो करना है। तो पहले क्या था हमारा 10+2+3, 10 10वीं क्लास तक आ गया, फिर +2 आपकी क्या आ गई, 11th और 12th आ गई, +3 का मतलब आ गया आपकी ग्रेजुएशन आ गई, ठीक है। चाहे आप BA करते हो, BCom करते हो, BSc करते हो, ये इसकी शुरुआत की गई। लेकिन धीरे धीरे क्या है, चेंजेस आते रहते हैं। अगर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो NEP 2020 लागू होने के बाद जहां पर ये जो पद्धति है 10+2+3, इसको लिख लो आप एक बार, ये क्या हो गई है 3, क्या हो गई आज की पद्धति 3+5+ फिर से 3, फिर 4 और फिर 3, ऐसे करके बना दिए। यानी कि पहले 3 साल तो बच्चे के कहाँ पे जाएंगे, बाल वाटिका। आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो बताया है, जो इन्होंने बुक्स में नहीं लिखा, ठीक है। हाँ जी, आपके सबसे पहले तो क्या है, 3 साल आपके बाल वाटिका में जाएंगे, फिर आपका जाएगा बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, फर्स्ट और सेकंड, ये 5 साल हो गए बच्चे के। उसके बाद आपकी प्राइमरी आ गई, इसको हमने क्या है प्री प्राइमरी बोला। पहले 5 साल है, उनको 3 साल आपके बाल वाटिका के इसमें ऐड कर दिए, और उसके बाद ठीक है। तो प्री प्राइमरी में क्या क्या आ गया आपका, 3 साल बाल वाटिका के और 2 साल आपके फर्स्ट और सेकंड, हो गया 5 साल का। तो पहले 5 साल ऐसे पूरे हुए, उसके बाद 3 साल आ गए हैं आपके प्राइमरी के, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है बेटा। ग्रेजुएशन अभी बाद में आएगी, अभी पहले जो ये 4 यहाँ पे लिखा ना इन्होंने, ये 4 आपका 9th, 10th, 11th और 12th का लिखा है। आपने जो ये लिखा ना, ये आपने बोला है 5+3+3+4, तो 5 साल तो आपके क्या आ गए हैं, जिसमें आपके 3 साल की आपकी वो नर्सरी, LKG, UKG, जिसको बाल वाटिका का नाम दिया गया, फिर फर्स्ट और सेकंड, 5 साल हो गए प्री प्राइमरी के। उसके बाद प्राइमरी लेवल पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 3 साल हो गए। उसके बाद आ गई मिडिल, अगला 3,
प्रधान जवाब अगला 3 बताया आपने, मिडल आ गई, 6, 7, 8 और अगले जो 4 हैं वो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के नहीं लिखे हुए आपने, ये 4 हैं आपके किस चीज के, 9th, 10th, 11th और 12th।